हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पहले आप चैप्टर 1 वाली वीडियो को देखिएगा, देन आप चैप्टर 2 वाली वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि इस बीच भारतीय इतिहास में क्या हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजवंशों के क्रमों को समझेंगे। तो मगध से लेकर मौर्य साम्राज्य के अंत तक कौन कौन से शासक रहे हैं, उन्हें आज की इस वीडियो में हम लाइन वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जिसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बन गया। और फिर इसके बाद इसी के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके खुद राजा बन गया। तो आप देख रहे हैं कैसे खुद राजा बनने के लिए जो पुत्र होते हैं वो अपने पिता की हत्या कर देते हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद जब उदयन राजा बना तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने उदयन की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया और एक नए वंश की स्थापना की जो कि था नंद वंश। तो महापद्म नंद के बाद उसका पुत्र घनानंद राजा बना। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि घनानंद बहुत ही घमंडी और शराबी शासक था। चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान शिक्षक थे और भारत की राजनीति और कूटनीति की काफ़ी समझ रखते थे, तो उन्हें जब पता चला कि सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, भारत पर हमला करने आ रहा है, तो उन्हें चिंता हुई क्योंकि उस टाइम पर भारत बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। चाणक्य घनानंद के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं और ये टाइम भारत को एकजुट करने का है। लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बातों को मजाक में उड़ा दिया। घनानंद उस टाइम पर नशे में थे और चाणक्य को देखकर गुस्सा हो गए, जिसके बाद उसने न सिर्फ चाणक्य की बातों को नकारा बल्कि चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। और ये भी कहा जाता है कि जब चाणक्य को धक्के मारकर बाहर निकाला गया तो उस टाइम चाणक्य की चोटियाँ खुल गई थी, जो कि चाणक्य के लिए बहुत ही बड़ा अपमान था। अब आप ही जरा सोचिए, जब एक ज्ञानी ब्राह्मण को दरबार से धक्के मार के निकाल दिया जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। इस अपमान के बाद चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इस घमंडी नंद वंश का अंत करके ही रहूँगा। लेकिन चाणक्य ने अपने अपमान से पहले अपने देश के बारे में सोचा। चाणक्य ने पहले अपनी चालाकी और कूटनीति से सिकंदर से बिना युद्ध किए हुए उसे भारत से भगा दिया। इसके बाद चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर नंद वंश का अंत कर दिया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जिसके बाद 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार ने 25 सालों तक शासन किया और इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ने सत्ता संभाली और अशोक ने कुल 36 सालों तक शासन किया। जी हाँ, ये वही अशोक था जिसे आप सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसने 261 BC में कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध में हुई अपार धन संपत्ति और संसाधनों की हानि और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु को देखकर ये प्रण लिया कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने की बजाय लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया। और जिसके बाद अशोक को सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाने लगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अशोक ने जब कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया तो उसके बाद की किसी दूसरे देश या क्षेत्र के राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर अशोक से युद्ध करे, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे अशोक के हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूला। अशोक ने राजाओं में इतना डर बना रखा था कि किसी की औकात नहीं थी कि अशोक के जिंदा रहते हुए अशोक साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। अच्छा, इसके अलावा अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना।
तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप खुद किताबों, इंटरनेट और अपने टीचर से जानकारी लेकर कमेंट जरूर करना। और इसके साथ ही अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोक के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उस पूरे साम्राज्य को अकेले संभाल सके, जिसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू होने लगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। तो इसके बाद आया कर्णव वंश। कर्णव वंश की स्थापना वासुदेव कर्णव ने की थी। वासुदेव कर्णव ने शुंग वंश का अंत करके सत्ता हासिल की। तो इसके बाद आपको याद रखना है सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का शासक वंश था, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सातवाहन शासकों के समय मातृसत्तात्मक समाज था, यानी शासक अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता का नाम था गौतमी बलश्री, तो उसके पुत्र को गौतमी पुत्र शातकर्णी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत की थी। तो इसके बाद आपको कुषाण शासकों के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुषाण शासक मध्य एशिया से आए थे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि कुषाण वंश की स्थापना पेशावर नाम के राजा ने की थी और कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। तो इसके बाद आता है गुप्त वंश, यानी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का तेजी से विकास और विस्तार हुआ था। गुप्त वंश में आपको 5 शासकों के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला शासक है श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। दूसरा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा पावरफुल शासक था। और तीसरा शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख में अपने बारे में लिखवाया था। तो इसका चौथा शासक है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 5वां शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से भारत को बचाया था। सो आई होप अब आपको भारतीय राजवंश के सभी वंशों और उनके राजाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रयाग प्रशस्ति। तो बेसिकली प्रशस्ति का मतलब होता है उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी जब हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो उसे प्रशस्ति कहते हैं, यानी प्रशंसा करना। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पहले के राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी तारीफ की जाती थी। जैसे कई सारे कवि उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे और कई कारीगर राजाओं को खुश करने के लिए उनकी मूर्ति बनाते थे ताकि राजा खुश होकर उन्हें इनाम दे दे। तो इनाम की लालच में राजा के दरबारी अक्सर राजा की प्रशंसा में कविताएं और उनकी मूर्तियां बनाया करते थे। ऐसे ही समुद्रगुप्त के शासनकाल में सम्राट समुद्रगुप्त के एक राजकवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, जिसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन किया है, जिसमें समुद्रगुप्त को इंद्र यानी वर्षा के देवता, कुबेर यानी धन के देवता, यम यानी मृत्यु के देवता, वरुण यानी वायु के देवता के बराबर बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 गायों का दाता और विश्व विजेता बताया गया है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे राजा अपनी तारीफों में अभिलेख और कविताएं लिखवाते थे ताकि आने वाली जनरेशन उन्हें एक महान और शक्तिशाली राजा समझे। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुदर्शन सरोवर झील। तो मैं आपको बता दूं कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन सरोवर झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्यपाल पुष्यमित्र ने करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन सरोवर झील एक कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल झील है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
और गुजरात के गिरनार में संस्कृत का पहला अभिलेख लिखवाया था। तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ संस्कृत का पहला अभिलेख किसने लिखवाया था। तो इसका आंसर है शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत का पहला अभिलेख गुजरात के गिरनार में लिखवाया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रभावती गुप्त। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभावती गुप्त के बारे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रभावती गुप्त के ऊपर भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसकी शादी वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुई थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि संस्कृत धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी और उसने भूमि का दान भी किया था। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रेणी। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी व्यापारियों के समूह को कहा जाता था, जिनका काम कच्चा माल खरीदना और तैयार माल को बाजारों में बेचना होता था। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।